हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। सो आज की इस वीडियो में हम 3 सितंबर 2024 का जो न्यूज़पेपर डिस्कशन है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियोस की जितने भी पीडीएफ्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद 3 सितंबर का न्यूज़पेपर डिस्कशन, जहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर के रिलेशन के बारे में। नाउ अभी कुछ दिनों में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, वो विजिट पे जाने वाले हैं सिंगापुर एंड ब्रुनेई, जो कि दोनों ही आप जानते हैं साउथ ईस्ट एशिया के अंदर प्रेजेंट है। सो ऑब्वियसली हमारा फोकस अभी कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर। मिडल ईस्ट में हम ऑलरेडी रिलेशनशिप अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि यूक्रेन के साथ जो रिलेशन है उसको बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम रशिया और यूएसए को बैलेंस कर रहे हैं। हम चाइना के साथ एक प्रैग्मेटिक रिलेशन रखने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें शो करती हैं कि इंडिया एक पॉजिटिव इंटरनेशनल रिलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। नाउ सिंगापुर और ब्रुनेई की अगर हम बात करें तो कुछ न्यू एग्रीमेंट साइन करने की बात की गई है। जैसे कि एक है सेमीकंडक्टर के ऊपर। आप जानते हैं आने वाले टाइम में इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस है, और आने वाले समय में हो सकता है कि सेमीकंडक्टर में इंडिया अपना पोटेंशियल शो करने की कोशिश करे। अपार्ट फ्रॉम दैट डिजिटल टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और कनेक्टिविटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सारे ही एरियाज़ में कहीं ना कहीं इंडिया को अपना पोटेंशियल शो करना है। इसलिए वो पैचअप करने की कोशिश कर रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ, जैसे कि सिंगापुर एंड ब्रुनेई। नाउ जो ब्रुनेई में हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे वो ऑलमोस्ट 40 साल का रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने जाएंगे। हमारे रिलेशनशिप 1984 से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो डिफेंस का फील्ड है, यहाँ तक कि जो स्पेस का फील्ड है, उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा साथ में मिलकर काम करते हैं। देखो, अगर हम स्पेस की बात करें तो इंडिया और ब्रुनेई ने साथ में मिलकर 2000 में बेसिकली स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसके तहत दोनों ही कंट्री साथ में मिलकर सैटेलाइट लॉन्चेस को ट्रैक करती है। जितने भी सैटेलाइट एसेट्स हैं, स्पेस एसेट्स हैं, उन सबको मॉनिटर करते हैं टाइम टू टाइम। तो ये शो करता है कि इंडिया और ब्रुनेई का जो रिलेशनशिप है वो स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडिया और सिंगापुर के साथ रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना ये शो करता है कि भारत एक ज़्यादा से ज़्यादा डायनेमिक और मल्टीफेसेटेड कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है कंपैरेटिवली जब ये बात आती है इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहला न्यूज़ प्रॉपर्ली समझ आ गया है। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड न्यूज़, जहां हम बात करते हैं इंडिया की फूड कमोडिटी और उसके पॉलिसीज़ के बारे में। किस तरीके से एक अच्छा मानसून सीजन बहुत सारी पॉलिसीज़ को अपलिफ्ट कर रहा है, बहुत सारी पॉलिसीज़ को बेटर कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कि इस साल मानसून काफ़ी अच्छी हुई है, उसके कारण जो एग्रीकल्चरल आउटपुट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल देखा गया है। इस साल 7.5% का अबव नॉर्मल एवरेज रेनफॉल हुआ है इस साल, जो कि स्पेशली जो दो महीने होते हैं हमारे जुलाई अगस्त, जो कि मानसून के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो जुलाई में ऑलमोस्ट 9% का रेनफॉल सरप्लस हुआ है और अगस्त में 15.3% का रेनफॉल सरप्लस हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो भी एवरेज रेनफॉल होता है इन पर्टिकुलर मंथ्स में, उस पर्टिकुलर एवरेज नंबर से 9% और 15% ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल देखा गया है। तो इस पर्टिकुलर अच्छे वेदर के कारण ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गई हैं कि इस बार का जो क्रॉप हार्वेस्टिंग होगी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, स्पेशली ऐसे क्रॉप्स का जिसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जैसे कि पैडी यानी कि राइस, शुगर केन। ये सब बेसिकली वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं, और इन पर्टिकुलर क्रॉप्स को अगर आप ध्यान से समझें तो मानसून अगर एक अच्छी मानसून होती है तो ऑब्वियसली इनका जो अवेलेबिलिटी है, इनकी जो मार्केट सप्लाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिसमें इसको फूड के लिए भी और बायोफ्यूल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप जानते हैं पैडी और शुगर केन दोनों को ही फूड और बायोफ्यूल दोनों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब इथेनॉल प्रोडक्शन की बात आती है तो उसमें पैडी को भी और शुगर केन दोनों को ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो समझते हैं गवर्नमेंट के एग्जैक्ट इकोनॉमिक मेजर्स क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज़ तो गवर्नमेंट ने जितने भी एंटी इन्फ्लेशनरी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लगाई थी जिसके तहत गवर्नमेंट बेसिकली प्राइस कंट्रोल करना चाहता था, प्राइस को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता था, उन सब चीज़ों को हटा करके उसको रिलैक्स कर दिया है। बेसिकली बिकॉज मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन डाउन हो जाएगा। सेकेंड, हमने शुगर मिल्स के ऊपर बैन लगाया हुआ था, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स पे बैन लगा दिया था कि वो बेसिकली इथेनॉल डायरेक्टली शुगर केन से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज शुगर केन से अगर हम इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे तो शुगर केन से शुगर कैसे प्रोड्यूस होगा फिर? तो बिकॉज उस टाइम सप्लाई काफ़ी कम थी शुगर केन की, एंड दैट इज़ वाई ये पर्टिकुलर बैन लगाया गया था कि शुगर मिल्स जो है वो शुगर केन का इस्तेमाल करके डायरेक्टली इथेनॉल नहीं बना सकते हैं। बट इस चीज़ को अभी रिसेंटली लिफ्ट कर दिया गया है। रीज़न इज़ बिकॉज शुगर केन की सप्लाई बढ़ गई है, तो सेम शुगर केन को भी हम फूड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बायोफ्यूल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने एक लिमिट लगाया हुआ था कि कोई भी मिल्स जो है, कोई डिस्टिलरीज जो होती हैं, वो बेसिकली इथेनॉल को मोलास के थ्रू नहीं बना सकती है। मोलास कहाँ से आता है? शुगर केन से आता है वंस अगेन। नाउ इस चीज़ को भी रिसेंटली ईज कर दिया गया है, जहाँ बोला गया है कि कोई भी मिल से या डिस्टिलरी जो है वो ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर इतने तक का जो बेसिकली राइस है
शुगर केन है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ये शो करता है कि जो फ्यूल प्रोडक्शन था, फूड और फ्यूल का जो कंबाइंड यूसेज होता था पैडी मतलब पैडी के थ्रू, शुगर केन के थ्रू, उसको फिर से एक बार ईज कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अगर आप जानते होंगे तो जो वाइट नॉन बासमती राइस है उसके एक्सपोर्ट पर हमने कुछ साल पहले प्रोहिबिशन लगा दिया था, बिकॉज डोमेस्टिक डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। बट वंस अगेन जैसे जैसे जो हमारी मार्केट के अंदर जो डिमांड है, जो सप्लाई है राइस की, वो जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन के ऊपर भी रिलैक्सेशन कर दिया गया है। और जहाँ पर बोला गया है कि अब हम फिर से एक बार नॉन बासमती राइस, मतलब बासमती को छोड़ के जो बाकी राइस होती हैं वाइट वाली, उन सबको फिर से हम एक बार एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पब्लिक वेयर हाउस है, जैसे कि FCI का गोदाम हो गया, राइट, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इन सब चीज़ों में फिर से एक बार सप्लाई बढ़नी स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण हम सरप्लस एफिशिएंसी को मेंटेन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रेजेंट है, ज़्यादा राइस है, ज़्यादा शुगर केन है, तो उसका इस्तेमाल करके फिर से एक बार हम डोमेस्टिक जो प्राइसेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और सप्लाई को हम लगातार मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर जो बैन लगाया था, अगर आपको याद होगा कि मई 2023 में शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया गया था, उसको फिर से एक बार रिज्यूम कर दिया गया है। वंस अगेन द रीज़न इज़ बिकॉज हमारे पास शुगर केन की काफ़ी अच्छी सप्लाई आ गई है, तो अच्छी सप्लाई आने के कारण ऑब्वियसली फिर से एक बार हम शुगर प्रोडक्शन को लगातार इंक्रीज़ कर सकते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस चीज़ को हमने एक बार फिर से इंक्रीज़ कर दिया है। सो बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, एक तरफ डोमेस्टिक कंजम्पशन के नीड्स को और सेकंड तरफ फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस का फ़ायदा उठाने के लिए। सो एक्सपोर्ट करके फार्मर्स का फ़ायदा और बेसिकली डोमेस्टिक कंजम्पशन को कंप्लीट करने के लिए डोमेस्टिक डिमांड को फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट करना होगा, तो दोनों चीज़ों को यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। सो गवर्नमेंट का अप्रोच ऑब्वियसली शो करता है किस तरीके से हमें जो स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल्स जो कभी कभी करने पड़ जाते हैं बैड मानसून के कारण, उससे हमें दूर रहना है, एक्सपोर्ट बैन से दूर रहना है, सो दैट फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो। एक तरफ हम डोमेस्टिक डिमांड को भी कंप्लीट कर पाएँ और सेकंड तरफ फार्मर्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइसेस का भी फ़ायदा उठा पाए अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करते हैं फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन इम्पैक्ट। किस तरीके से फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर ह्यूमन का इम्पैक्ट आता है। देखो, फॉरेस्ट का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है कि फॉरेस्ट आर डिस्क्राइब्ड एज कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल, इतना ध्यान रखना, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, ये सब चीज़ें मिलकर के कंबाइन होकर के फॉरेस्ट बनाती हैं। यही जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि सबसे पहले ऑब्वियसली वो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, वो रिसोर्सेज वो बहुत सारे प्रोवाइड करते हैं। कैसे? जैसे फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, राइट। नाउ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं एक फॉरेस्ट के अंदर जो रहते हैं, भले ह्यूमन बींग्स हो या फिर बाकी जितने एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब हैं, सब के सब कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं, और किसी एक पर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बाकी सारे के सारे कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकते हैं, बाकी उसके कारण बहुत सारा लार्ज स्केल इम्पैक्ट आ सकता है। इसको बोलते हैं फूड वेब या फिर इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, मतलब सबके सब कॉम्प्लेक्सली एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, तो किसी एक पर अगर प्रॉब्लम आएगी तो ऑब्वियसली बाकी सब पर भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक केस स्टडी बताया गया है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, जहाँ येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में बात की गई। आप जानते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए के अंदर प्रेजेंट है, और यहाँ पर वुल्फ्स बेसिकली जो हैं, जो लोमड़ियाँ होती हैं, उसको बेसिकली हटा दिया गया था इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से। नाउ वुल्फ्स के हटने के कारण इस पर्टिकुलर एरिया में डियर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब हिरन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके कारण उस एरिया में ओवर ग्रेजिंग हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डियर्स थी तो ओवर ग्रेजिंग बढ़ रही थी। उसके कारण जो पार्क का जो फ्लोरा एंड फौना था, बेसिकली जो ट्रीज थे, प्लांट्स थे, ग्रासेस थे, वो सब लगातार फिनिश होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। ना फिर से एक बार इस पर्टिकुलर चीज़ में वुल्फ्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण एक बार फिर से बैलेंस मेंटेन हुआ। और जो वुल्फ्स होते हैं उन्होंने डियर्स की पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया, उसके कारण फिर से एक बार वेजिटेशन जो है फिर से एक बार रिकवर करनी स्टार्ट हो गई। सो ये था एक केस स्टडी येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में। अब देखते हैं कि ह्यूमन्स का क्या इम्पैक्ट होता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। देखो, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, ये सब के सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारे इकोसिस्टम को। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ह्यूमन के बिहेवियर को समझ सकें, उसके इफेक्ट्स को समझें कि किस तरीके से ह्यूमन्स जो है वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम ये सब चीज़ें प्रॉपर्ली समझ जाएंगे तभी हम लॉन्ग टर्म में प्रमोट कर पाएंगे बेसिकली कंजर्वेशन एफर्ट्स को किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। नाउ यहाँ पर एक टर्म आता है अर्बन बायोडाइवर्सिटी का। सो अर्बन एरियाज़ के अंदर हम किस तरीके से बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो, अर्बन एरियाज़ में ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने की ज़रूरत है, मतलब सिंपल पार्क्स बनाने की ज़रूरत है, नेचुरल हैबिटेट्स बनाने की ज़रूरत है, सो दैट वहाँ पर हम ट्रीज़ लगा सकें, बायोडाइवर्सिटी मेंटेन कर सकें, क्लाइमेट चेंज के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उसको मिटिगेट करने की कोशिश कर सकें। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके, जैसे मुंबई में अगर आप देखो तो बहुत सारे पार्क्स और ग्रीन स्पेसेस बनाए जा रहे हैं,
क्यों? इसलिए बनाए जा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सो पार्क्स और जो ग्रीन स्पेसेस है वो आगे आकर के मतलब साथ में आकर के नेचुरल हैबिटेट्स को बेसिकली कनेक्ट कर रहे हैं आपस में। मतलब दो डिफरेंट जो नेचुरल हैबिटेट्स है वो साथ में जब कनेक्ट होती है तो ऑब्वियसली अर्बन बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और ज़्यादा बेटर हो जाएगी, राइट। सिमिलरली मेडलिन देख लो, कोलंबिया देख लो, इन सारे ही प्लेसेस में ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं बिकॉज वंस अगेन ग्रीन कॉरिडोर बनाने से ट्रीज और प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो लगातार इंक्रीज होती है, उसके कारण अर्बन टेम्परेचर कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो लगातार हम क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं, मतलब जो लगातार हीट जो बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं आप रिड्यूस होता हुआ देख सकते हैं ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने के कारण। सो अल्टीमेटली आपको ये समझना होगा कि एक इंट्रिकेट रिलेशनशिप है इकोसिस्टम में, भले ही वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इन सबको अगर आप साथ ले लें और इनके रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली समझ लें तो कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर इलेबोरेट और डेलिबरेट एक्शन प्लान बना सकते हैं किस तरीके से आप प्रोटेक्ट करेंगे और रिस्टोर करेंगे इस इकोसिस्टम सर्विसेज को। और ह्यूमंस ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, और अगर वो ऐसा कर पाएंगे तभी जाकर कि प्लैनेट की हेल्थ, मतलब हमारे अर्थ की जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएगी और उसका जो बेसिकली ओवरऑल इम्पैक्ट है वो कंपैरेटिवली स्लो डाउन हो पाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर न्यूज़, जहाँ हम देखते हैं कि ब्राज़ील ने एग्जैक्टली क्यों जो एक्स प्लेटफॉर्म है जिसको हम पहले ट्विटर बोला करते थे उसको क्यों बैन कर दिया है रिसेंटली। तो देखो, ब्राज़ील का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके अंदर 5 मेंबर के पैनल ने साथ में मिलकर के अपहेल्ड किया एक डिसीजन को जिसके तहत एक्स जो है यानी कि इलॉन मस्क का जो प्लेटफॉर्म है ट्विटर जो था पहले, जिसको अभी एक्स बोला जा रहा है, उसको शट डाउन करने की बात की गई है ब्राज़ील के अंदर। क्यों किया गया है? रीज़न इज़ क्योंकि इलॉन मस्क ने बेसिकली मना कर दिया है किसी भी टाइप का लोकल लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए एक्स के ऊपर। समझो क्या है, देखो ब्राज़ील के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक लॉ है जहाँ पर वो ये बोलते हैं कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए देयर शुड बी वन मॉडरेटर, एक मॉडरेटर होना चाहिए। उस मॉडरेटर का काम ये होगा किसी भी टाइप की हेट स्पीच, किसी भी टाइप की फॉल्स न्यूज़, किसी भी टाइप की मिस इन्फॉर्मेशन, अगर ये चीज़ें उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आती है तो उस पर्टिकुलर पहली चीज़ तो उस प्लेटफॉर्म से उसको हटाना है, इन सारी चीज़ों को हटाना है, और सेकेंड उस पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पर पनिश करना है जिसने ये पर्टिकुलर चीज़ें कहीं ना कहीं अपलोड की है या फिर उन्होंने पोस्ट की है। नाउ इलॉन मस्क का बोलना ये है कि ये पर्टिकुलर जो एक्स प्लेटफॉर्म है ये फ्री स्पीच को कहीं ना कहीं मतलब प्रमोट करता है। सो अगर हम फ्री स्पीच को प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी को भी कुछ भी कहने से मना नहीं कर सकते। नाउ ये कह कि इलॉन मस्क ने ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर लोकल लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बनाने से यानी कि फॉर्म करने से मना कर दिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग एक्स को यहाँ पर ब्राज़ील के अंदर बैन कर दिया गया है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, इलॉन मस्क जो कि एक्स के ओनर हैं और साथ ही साथ एक जस्टिस अलेक्जेंड्रा डी मोरेस है जो कि ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट के बहुत इंपॉर्टेंट जज हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से एक कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। बेसिकली अलेक्जेंड्रा डी मोरेस जो है वो ब्राज़ील में हेट स्पीच को और डिसइन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं कर्ब करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलॉन मस्क फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ क्लैश बिटवीन दीज टू। मस्क ने ऑब्वियसली इस ऑर्डर को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है और बोला है कि डिसइन्फॉर्मेशन को बेसिकली मेंटेन करने के लिए इस पर्टिकुलर डिसीजन को लिया गया है। मतलब मस्क का कहना यह है कि ब्राज़ील नहीं चाहता कि फ्री स्पीच ब्राज़ील में प्रमोट हो, एंड दैट इज़ वाई वो ऐसे डिसीजंस ले रहा है। इसके अलावा उसने जो मस्क है उन्होंने रिफ्यूज़ भी कर दिया है किसी भी टाइप का लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए ब्राज़ील में। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलॉन मस्क ने रिसेंटली स्टारलिंक जो वेबसाइट है उसके थ्रू ये भी बताया है, मतलब उसने बेसिकली ये घोषणा की है कि हम बैन नहीं करेंगे, बेसिकली एक्स को हम बैन नहीं करेंगे। बट द प्रॉब्लम इज़ ऑब्वियसली ब्राज़ील का जो लॉन्ग टर्म जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करेगा और वो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर चीज़ को बैन कराने की कोशिश करेगा, राइट। सो देयर इज अ क्वेश्चन, एक लार्ज स्केल क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, एक तरफ फ्री स्पीच और दूसरी तरफ लीगल अकाउंटेबिलिटी ऑफ दी सोशल प्लेटफॉर्म्स। एक तरफ तो हमें फ्री स्पीच प्रोवाइड करनी है वो सही है, बट वहीं दूसरी तरफ हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़, इन सब चीज़ों को भी मेंटेन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज़ों को बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसी पर्टिकुलर चीज़ के कारण एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है ब्राज़ील के अंदर, जहाँ पर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो डिस्कशन है वो प्रॉपर्ली समझ आ गया है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि बेसिकली इस पर्टिकुलर जो वीडियो है इनकी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी एक टेलीग्राम चैनल पे, जिसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आ रही है एंड ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको कुछ नया सीखने में हेल्प कर रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।